हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेक्चर ऑसिलेशन चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि मोशन को हम लोग किस किस बेस पे डिफाइन करते हैं, टाइम, पाथ और उसका स्पीड। अभी उसी के रिलेटेड है हम लोग ने एक और चीज पढ़ी थी, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जब बॉडी एक सर्टन टाइम इंटरवल में मोशन परफॉर्म करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अभी क्या है देखो, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी एक मोशन का टाइप है। अभी इस वर्ड में ही एक मीनिंग छुपा हुआ है। वो क्या है देखो, जब कोई भी बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहे है, लीनियर मोशन यानी क्या, समझो तुम घर से निकले हो और एक ही पाथ है तुमको जाने के लिए, तो वो क्या हुआ, लीनियर मोशन, मतलब तुम एक ही डायरेक्शन में मूव करोगे। वैसे ही अगर कोई भी बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करी। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? जब बॉडी बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म करती है। बैक एंड फोर्थ जाना मतलब किसी, अगर समझो एक मास है मेरे पास, वो मास मैंने एक स्प्रिंग से अटैच किया है और वो स्प्रिंग में भी मैंने एक साइड जो है उसको फिक्स रखा है। ये साइड उसका मूव नहीं होगा, जो कि वाई डायरेक्शन में। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी को डिफाइन करेंगे। ये पूरा जो डायग्राम है इसी को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। इस स्प्रिंग मास ऑसिलेटर में हम लोग क्या करेंगे, मास को हम लोग मास पे हम लोग फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाने के बाद उसमें क्या चेंजेस होते हैं ये हम लोग उसमें डिफाइन करेंगे। अभी इसमें क्या चेंजेस होंगे, ये इसमें प्योर फिजिक्स है। इन द सेंस कैसे, न्यूटन्स ने उसके लॉज दिए, लॉज नेचर को ऑब्जर्वेशन करके दिए, लेकिन इस नेचर्स के लॉ यहां पे भी अप्लाई होते हैं। कैसे? अभी समझो फर्स्ट लॉ क्या था न्यूटन का, जहां पे न्यूटन को कहता है अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। इन द सेंस एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट्स ओन स्टेट until and unless there will be the no external force will be applied। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। यहां पे कैसे लग रहा है देखो, यहाँ पे देखो कैसे लग रहा है, बॉडी का मास यहाँ पे है, ये उसका हम लोग यहाँ पे पोजीशंस को डिफाइन कर रहे हैं। इन द सेंस यहाँ पे बॉडी है, मैंने यहाँ पे कहा कि ये बॉडी पे इस टाइम पे जो है वो कोई भी फोर्स नहीं लगा है। अगर कोई भी फोर्स नहीं लगा है इसका मतलब वो बॉडी रेस्ट पे है, इसलिए उसको हम लोगों ने डिफाइन किया रिलैक्स स्टेट। अभी नेक्स्ट से फर्स्ट लॉ हुआ, अभी क्या हुआ, सेकेंड लॉ हम लोग को क्या बताता है? सेकेंड लॉ बोलता है कि अगर किसी भी बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। इन द सेंस हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अगर नहीं पता तो यहाँ पे मैंने लिखा है dp/dt। ये फोर्स है जो कि बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को, और मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं m/v। इसका मतलब हम लोग ने फोर्स को वेलोसिटी से डिफाइन कर लिया। अगर कोई भी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो वो उसके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट, अभी मैंने क्या किया, इसी ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक था ये ऐसे भी मान सकते हैं कि रेस्ट पोजीशन पे था, रेस्ट पोजीशन पे था। ये पोजीशन पे होने के बाद मैंने उस पर फोर्स लगाया, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। मतलब हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, समझो तुमको एक्सिस पता है तो एक्सिस से हम लोग एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस ये है। तो देखो यहाँ पे मेरा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है और यहाँ पे एक्स एक्सिस का निगेटिव है। तो मैंने जब ये फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक डायरेक्शन में, तो ये स्प्रिंग क्या हो, स्ट्रेच होगी। इसमें फोर्स लगाने के वजह से इसमें स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच होने की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये चीज पता चली। सेम चीज अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा। कैसे? न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम जितना फोर्स आगे की तरफ लगाओगे फोर्स उतना ही पीछे की डायरेक्शन में जाएगा, जो कि हम लोग को बताता है कि ये एक्स डायरेक्शन में जितना जाएगा उतना ही निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे न्यूटन के तीनों भी लॉ लगते हैं, इसलिए न्यूटन के तीनों भी लॉ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट फिजिक्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी को डिफाइन किया है इन्होंने स्ट्रेच, रिलैक्स और कंप्रेस इन स्टेट्स में।
तो मैंने क्या किया, इसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, इसी को पोजीशन को बोलते हैं रेस्ट पोजीशन, या फिर मीन पोजीशन, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। जहां पे मेरी बॉडी रेस्ट पे होती है वो वाला, जहां पे मेरा फोर्स कुछ भी नहीं होता, वेलोसिटी बल्कि मैक्सिमम होती है। अभी हम लोग ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये दिमाग में होना चाहिए कि जब कोई भी बॉडी रेस्ट में रहती है तो उस पे फोर्स 0 होता है और वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है। इसके अपोजिट में यहां पे अगर तुमने गौर किया होगा तो ये मास है, तो ये ज्यादा से ज्यादा यही जा सकता है और मैक्सिमम यहां तक उसकी लिमिट है राइट साइड, और मिनिमम लेफ्ट साइड उसकी लिमिट यहां पे है, इसके बाहर वो नहीं जा सकता। और ये जो ब्लॉक है इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ये जो सरफेस जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो सरफेस है ना, ये लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी न्यूटन के सेकेंड लॉ को लेके हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। कैसे, अगर समझो मेरे पास फोर्स है, न्यूटन का सेकेंड लॉ का फोर्स है, मुझे बताता है फोर्स जो होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ मुझे बताता है कि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये तो न्यूटन का सेकेंड लॉ हुआ, लेकिन इस बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, क्यों, कौन सा फोर्स लग रहा है, यहां पे फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि फोर्स जो होगा वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला मैंने, ये फोर्स जो है वो डिफाइन करेगा मुझे मेरे डिस्प्लेसमेंट को। मतलब फोर्स जितना ज्यादा होगा, फोर्स अगर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा लगा दिया तो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में कितना होगा, उतना ही ज्यादा होगा ना। तो सेम, अगर फोर्स जितना कम लगाओ डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव क्या इंडिकेट करता है, निगेटिव इंडिकेट करता है कि ये दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो रहा है। इन द सेंस फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये सेम कंडीशन हर एक स्टेट में, ये दो स्टेट में होगी। इसके बाद यहाँ पे कभी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, क्योंकि वो अननोन वैल्यू होती है। उसको हम लोग डिफाइन करते हैं के से, के माइनस एक्स। अभी अगर तुम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखोगे तो यहाँ पे मैंने न्यूटन के सेकेंड लॉ से लिए, यहाँ पे मैंने क्या किससे लिया है, ये जो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर था उसको मैंने डिफाइन किया। और इन दोनों से मुझे ये समझता है कि राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। और यहां से मैं दो चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूं इजीली, जब मेरा एक्सीलरेशन जो है माइनस के एक्स बाय एम हो सकता